हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो डियर्स, अपना फर्स्ट अपन जानेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, इसको समझने का प्रयास करना। वे राशियाँ जिनको किसी उपकरण की सहायता से मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मान लो एक लाइन खींची मैंने और मैंने कहा बेटा इसकी लंबाई बताओ मुझे कितनी लंबाई है, तो आप कैसे क्या करोगे? इसके लिए आप एक स्केल लोगे, स्केल से इसकी लंबाई मेजर करोगे और आपने कहा कि सर इसकी लंबाई है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, तो ये लंबाई भौतिक राशि होगी। ठीक है, क्योंकि इसको एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमने माप लिया। अच्छा, मैं कहूँ कि मेरे पास एक बैग है और इसका द्रव्यमान बताओ, है ना? तो इसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे? आप किसी तुलना के ऊपर रखोगे इसको, है ना? तुलना के ऊपर रखोगे और इसको मेजर करोगे, है ना? इधर मान लो आपने एक वाट रखा, 5 kg वेट रखा, तो इसका जो द्रव्यमान हो गया 5 किलो, इसका भार कितना हो गया? 5 किलोग्राम, है ना? तो द्रव्यमान को हमने किसी तुलना से माप लिया, तो द्रव्यमान क्या हो गया? भौतिक राशि। अच्छा, ये तुलना आपने देखा नहीं हो भाई, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक तुलना है, तो इस पे रख लो। यहाँ पे रखा आपने बैग को और इसके अंदर यहाँ वैल्यू आई मान लो 5 kg, तो इस बैग का मास कितना हो गया? 5 किलोग्राम। तो ये जो द्रव्यमान है ये भौतिक राशि होगी। ठीक है, जैसे अपन किसी गाड़ी की स्पीड को मेजर करते हैं तो गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, एक सुई लगी होती है। जब जैसे ही गाड़ी को अपन, है ना, ज़्यादा रेस देते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? वो स्पीड 0 से उठ के, है ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब उस गाड़ी को रोक देते हैं तो वो सुई बिल्कुल 0 पर मिलती है ना? कुछ गाड़ियाँ होती है उसके अंदर आजकल डिजिटल मीटर होते हैं, तो उसके अंदर 0 से जो वैल्यू बढ़ती है जिस मीटर के अंदर, वो स्पीड माप रहा है। और एक एक इसके अंदर और मीटर लगा होता है उस मीटर के अंदर, उसके अंदर अपन किलोमीटर देखते हैं कि गाड़ी कितनी किलोमीटर चल गई या कितनी किलोमीटर चली हुई है। वो क्या होता है? ओडोमीटर। वो गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो इसका मतलब दूरी को भी हमने ओडोमीटर से माप लिया, तो इसका मतलब जो गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी या पथ की लंबाई है वो एक भौतिक राशि होगी। स्पीड, है ना, किसी कार की चाल को हमने माप लिया स्पीडोमीटर से, तो इसका मतलब क्या हो गया? चाल भी एक भौतिक राशि होगी। तो कुल मिला के हमने जो सीखा, इसके अंदर आपने ये देखा कि ये वाली है ये भौतिक राशि, है ना? भौतिक राशि को मैं शॉर्ट में फिजिकल क्वांटिटी से PQ से लिखता हूँ। तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। इसके अंदर क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है, यानी गणितीय संख्या है, जिसको मैं n से लिख दूं। और इसमें एक मात्रक है, इसमें भी है, देखो इसमें किलोग्राम आ गया। अगर स्पीड की बात करते तो मीटर प्रति सेकंड आ जाता। अगर तय की गाड़ी के द्वारा तय दूरी की बात करते तो मीटर आ जाता। 5 मीटर, इसने मान लो कितना 100 मीटर डिस्टेंस कवर करी होगी। ये 80 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ज़्यादा ले ली क्या? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। इसका मतलब ये एक तो इसके अंदर क्या है, आपने कुल मिला के इसमें नहीं जाना है कितना क्या भाग रही है। आपने देखा कि इसके अंदर एक तो गणितीय संख्या आ रही है और एक इसके साथ कुछ मात्रक आ रहा है ना? तो ये वाला मात्रक कहलाता है, इसको हम U से लिखते हैं। U का मतलब यूनिट, मात्रक को क्या बोलते हैं? यूनिट। तो ये तो गणितीय मान हो गया, है ना, संख्यात्मक मान मान लो। और ये हो गया मात्रक, मात्रक जिसको अपन यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा इंग्लिश सीख लो भाई। तो देखिए अब, यानी भौतिक राशियां किसे कहेंगे? वे राशियां जिनके अंदर एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक होता है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब मैं आपको कहूँ यूनिट, ये यूनिट क्या होता है? थोड़ा सा मात्रक के बारे में बता दूं। मात्रक क्या होता है? यानी कोई भी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। देखो, अलग अलग भौतिक राशियों के लिए अलग अलग मान नियत किए गए, जैसे लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, है ना, इंच में, और भी कई मात्रक है जो आगे मैं आपको बताऊं। इनके लिए लंबाई के लिए डिसाइड किए गए।
द्रव्यमान के लिए ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ये सारे के सारे मात्रक द्रव्यमान के लिए लिए गए, है ना। एक भौतिक राशि ऐसे नियत कर दिया कि भाई ये द्रव्यमान है, इसको सारे किलोग्राम, ग्राम इसमें मापोगे, और लंबाई को आप सेंटीमीटर, मीटर में मापोगे। तो एक फिक्स कर दी, एक वैल्यू फिक्स कर दी कि इस भौतिक राशि को इस यूनिट के अंदर मापना है। उस मान को अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान का क्या मतलब होता है? जैसे आपने कहा कि सर इसकी लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, हमने माना था, कम ज़्यादा भी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर है, स्केल से मापा, तो इसका मतलब सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को कितने टाइम्स, है ना। अगर मान लो आपके पास स्केल 1 सेंटीमीटर की होती तो 1 सेंटीमीटर को आपने कितने टाइम्स मापा? 25 टाइम, 25 टाइम। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, ठीक है, कितने टाइम इस भौतिक राशि को मापा गया, उसको हम, टाइम का मतलब हो गया है कि मात्रक का कितने गुना, है ना, इकाई मात्रक का कितने गुना, वो क्या होती है? इसका संख्यात्मक मान होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, अपन देखते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो बेटा, भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां, मूल राशियां, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं इस मूल राशियों को इंग्लिश में? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं मूल राशियों को? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या लिख दिया है? अच्छा, दूसरी टाइप होता है इसका व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड यूनिट्स। और तीसरा होता है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। देखो, मूल राशियां किसे कहेंगे? जो राशियां अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती। ये मूल राशियां कौन होती है? जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, राशियों पर निर्भर नहीं करती है। मूल राशियां कहलाती है, यानी जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, वो क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। इन मूल राशियों की संख्या 7 होती है। देखो बेटा, 7 कौन कौन सी? लंबाई होता है, लंबाई मूल राशि है, इसको किसी दूसरी राशि से व्युत्पन्न नहीं कर सकते। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी अपने आप में स्वतंत्र है। समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, और प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। देखो, जितनी भी भौतिक राशियों अपन जानते हैं अपने फिजिक्स के अंदर है, उनके अंदर ये 7 राशियां, देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता, ये सारी मूल राशियां हैं। ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। इसको छोड़कर सारी की सारी जो भौतिक राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। देखो, अब पूरक राशियां 2 होती है,
पूरक राशियां दो होती हैं, वे राशियां जो न तो मूल राशियों में शामिल होती है न ही व्युत्पन्न राशियों में शामिल होती हैं, उनको पूरक राशियों में लिखा गया है। इन पूरक राशियों की क्या है, मात्रक तो होता है इसका लेकिन इसकी विमा नहीं है। तो आगे पढ़ोगे विमा क्या होती है, डायमेंशंस, तो इसकी विमा नहीं होती है, तो इसको अलग से लिख दिया। और पूरक राशियों में एक तो समतल कोण आता है और एक होता है ठोस कोण। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, समतल कोण और ठोस कोण। ये दो राशियां हैं, ये पूरक राशियां हैं। बाकी अब जितनी भी राशियां बच गई वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। कहने का मतलब मूल राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 7 होती है। इसके अलावा पूरक राशियों की संख्या 2 होती है, समतल कोण और ठोस कोण। इसका मात्रक तो है लेकिन इसकी विमा नहीं है। अब ये इन 9 राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां बच गई वो इन मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, इसलिए इसका नाम दे दिया व्युत्पन्न। यानी जितनी भी आप राशियां पढ़ोगे इन 9 राशियों को छोड़कर सारी की सारी व्युत्पन्न की जाती है, किन की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से। तो इसको क्या कहेंगे, वे राशियां जिसे मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न की जाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे बेटा अपन एक दो एग्जांपल देते हैं। मैं कहूं कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके भौतिक राशि प्राप्त की। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन सारी इस लंबाई के अंदर ही मानी जाती है। तो लंबाई भी एक मूल भौतिक राशि है, चौड़ाई भी मूल भौतिक राशि है। इनका आपस में गुणा करके और जो राशि प्राप्त हुई क्षेत्रफल वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे मान लो चाल, चाल का आपने फॉर्मूला पढ़ा दूरी बटा समय, तो इसका मतलब दूरी मूल राशि है, दूरी इसके अंदर आ जाती है लंबाई, और समय भी मूल राशि है। इन दोनों को ऐसे दूरी में समय का भाग लगाया तो चाल आ गई, तो चाल क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि होती है। जिनको इस तरह से व्युत्पन्न राशि, इस तरह से और भी बहुत सारी भौतिक राशियां आगे पढ़ने वाले, तो ये व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। कहने का मतलब पहचान कर लो कि मूल राशियां 7 होती है, पूरक राशियां 2 होती है, इनको छोड़ के जितनी भी राशियां होती है वो मूल राशियों से बनाई जाएगी इसके फॉर्मूले बना के, वो सारी क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है। अब मात्रक, जो मूल राशियों को मापने वाले मात्रक होते हैं, वे मात्रक जिनको जो मूल राशियों को मापते हैं, जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और प्रदीपन तीव्रता का कैंडेला। तो जो मूल मात्रक यानी जो मात्रक मूल राशियों के होते हैं उसको मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहेंगे ऐसे। तो इन राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं, इन राशियों के जो मात्रक होते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं, और इन राशियों को जो मात्रक होते हैं उसको पूरक मात्रक कह देते हैं। जैसे समतल कोण को रेडियन से मापते हैं, ठोस कोण को स्टेरेडियन से मापते हैं, तो ये पूरक मात्रक कहलाएंगे। इन राशियों को, जैसे चाल का मात्रक जानते हो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, क्योंकि ये व्युत्पन्न राशियों का मात्रक हो गया। लंबाई गुणा चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल का मात्रक, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। समझ गए ना मात्रक के बारे में क्या बताया, जो मूल राशियों के मात्रक है वो मूल मात्रक, जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक, और जो पूरक राशियों के मात्रक होते हैं वो पूरक मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है। देखो बेटा, आपने मूल राशियों और मूल मात्रक के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ली थी। मूल राशियां वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में स्वतंत्र होती है मूल राशियां, और इन मूल राशियों के जो नियत किए गए मात्रक है या वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मैं इनको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो देखो इनकी संख्या 7 होती है, मेन ये टेबल आपको याद रखनी है ना, डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछता है, बस अपने ये
जो ये टेबल बनाऊंगा इनको याद रखना। मूल राशियां, इन राशियों को मापने वाले जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। और फिर इन मूल मात्रक को प्रतीक चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। इसको, इसके प्रतीक क्या होते हैं? तो इन देखो, पहली भौतिक राशि मैंने बताई लंबाई। जैसे लंबाई का जो एसआई मात्रक, देखो एसआई मात्रक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मात्रक काम में लिए गए वो एसआई मात्रक होते हैं। देखो इनकी कुछ मात्रक पत्तियां थी जो आगे आएगी, है ना। अभी जो इस टेबल के अंदर जो मूल राशियों के जो मूल मात्रक काम में ले रहे हैं, एसआई स्टैंडर्ड क्या है इसका मतलब? स्टैंडर्ड, आई का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। तो लंबाई का मूल मात्रक है मीटर। एसआई पद्धति में वैसे सेंटीमीटर, है ना, पाउंड भी होता है, और भी कई मात्रक आएंगे आगे लंबाई के, है ना, प्रकाश वर्ष, तो और भी बहुत सारे मात्रक है जिससे अपन लंबाई को खगोलीय वर्ष। लेकिन अभी जो अपन बात करें वो एसआई मात्रक की बात करें, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम। द्रव्यमान है दूसरी भौतिक राशि, है ना, ये भी मूल राशि है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? केजी, स्मॉल केजी। तीसरा समय का मात्रक होता है सेकंड, एसआई पद्धति में सेकंड, और इसको स्मॉल एस लिखते हैं। फिर 4 मैंने बताया विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है मूल मात्रक, और एसआई मात्रक भी है। विद्युत धारा का एम्पियर का जो प्रतीक होता है ए होता है, कैपिटल ए। 5 नंबर, जैसे ताप का केल्विन का एसआई मात्रक के होता है, कैपिटल के। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, इसको एमओएल लिखते हैं। और लास्ट है प्रदीपन तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, और इसको लिखते हैं सीडी से। अच्छा बच्चों, ये तो मूल मात्रक हो गए, मूल राशियां हो गई। इनके जो मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये जो मात्रक लिखे हुए हैं सारे एसआई पद्धति के अंदर है। एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, जिसके बारे में आगे अपन सभी के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। और उसके बाद में इसके प्रतीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैंने कुछ लेटर, जैसे इसको स्मॉल एम को मीटर को स्मॉल एम यानी स्मॉल लेटर के अंदर, किलोग्राम को स्मॉल लेटर के अंदर, सेकंड को स्मॉल लेटर के अंदर। तो जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखे हैं वो स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं, जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं वो कैपिटल लेटर में ही होने चाहिए, अदरवाइज इसको कैपिटल है 10 मीटर को आप 10 मीटर ऐसे लिख के आओगे तो बिल्कुल बेटा ये गलत माना जाएगा। तो इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊं। देखो बेटा, जो स्मॉल लेटर के अंदर आए हैं जो मात्रक, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, जबकि जो एम्पियर, केल्विन, ये क्या थे? साइंटिस्ट थे। इसलिए इसके जो मात्रक है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं। मात्रकों के जो प्रतीक है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, और जो मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है उसके प्रतीक को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं बेटा व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। इसके बारे में थोड़ा मैंने पहले ही बता दिया है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न होते हैं, या जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए बेटा, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम और लें, 2-4 एग्जाम्पल। जैसे मैंने बताया आपको चाल या वेग। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल या वेग, एक ही बात है।
देखो इसके अंदर डिफरेंस थोड़ा मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। यानी चाल का तो सूत्र होता है दूरी बटा समय, और वेग का हो जाता है विस्थापन बटा समय डिवाइडेड बाई। देखो दूरी और चाल में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, आगे पढ़ेंगे और थोड़ा विस्तार से। जैसे मैं कहूँ कि बेटा मेरे पास ऐसे दो रास्ते हैं इस तरह से, या फिर ये मानो कि मैं यहाँ से चल के और इस रास्ते से होता हुआ यहाँ गया, ए से चल के बी तक गया, तो मेरे द्वारा जो वास्तविक पथ की लंबाई तय की गई ये तो हो गई है ना। सपोज करो यहाँ से, या फिर ऐसा नहीं माप पाऊँ तो मैं यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। मान लो यहाँ मैं गया 10 मीटर, 2 मीटर इधर, फिर 1 मीटर इधर, फिर 5 मीटर इधर, इस तरह से गया, तो दूरी क्या कहलाएगी, इन सभी को जोड़ेंगे। मैंने वास्तव में जो पथ कितना तय किया वो दूरी हो गया। जैसे 10 से 2 12, 13 और 5 18 मीटर तो मेरी दूरी हो गई। जबकि विस्थापन क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी कितनी है वो विस्थापन होता है। मैं कैसे गया ये कोई मतलब नहीं है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ से चल के वापस लौट के यहीं आ जाए तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है, जबकि दूरी 0 नहीं होती है। तो ये दूरी विस्थापन में थोड़ा अंतर है। तो चाल या वेग का सूत्र दूरी या चाल का हो जाएगा दूरी बटा समय, और वेग का हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो समय, अब देखो बेटा इसका मात्रक, यानी दूरी और समय को मिलके क्या बनी चाल, विस्थापन बटा समय को मिलके क्या बना वेग, और दूरी और विस्थापन एक तरह की लंबाई होती है, तो इसका मात्रक हो गया मीटर, मीटर को स्मॉल एल एम लिखते हैं, इसका मात्रक हो गया सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो क्या हो गई व्युत्पन्न राशि हो गई, और ये मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि त्वरण का आपने सूत्र पढ़ा है 9th क्लास में, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन या समय अंतराल। तो देखो वेग में परिवर्तन, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे समय अंतराल, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये हो गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो गया, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो ये जो त्वरण है ये व्युत्पन्न राशि हो गई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये इसका मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे बल, बल का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका मीटर, द्रव्यमान का मीटर, उसके अंदर मैंने बताया देखो यहाँ सॉरी द्रव्यमान का बेटा किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, और त्वरण का क्या है मीटर बटा सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो चलो मूल राशि है, ये तो व्युत्पन्न राशि है, अरे इसको और आगे डेराइव करेंगे हम, इसकी जगह त्वरण की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं द्रव्यमान, त्वरण को लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय। फिर कहोगे सर ये वेग फिर व्युत्पन्न राशि है, तो इसको और आगे डेराइव कर लो, द्रव्यमान, वेग का मात्रक क्या होता है, अरे वेग का सूत्र होता है बेटा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, और नीचे समय तो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर है। अब देखिए आप, द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन मूल राशि है, और समय मूल राशि है, इनका से गुणा भाग बटा स्क्वायर होगा के क्या बना आपका बल बना। तो इसका मतलब सारे के सारे जो सूत्र है वो, या सारे के सारे व्युत्पन्न राशियों के जो फॉर्मूले हैं वो मूल राशियों के गुणा भाग से ही है ना बनते हैं। तो ये इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ये व्युत्पन्न राशि हो गई, इसको अपन न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन, जिसको एन से लिखते हैं। तो ये व्युत्पन्न मात्रक क्लियर है ना। वो सारी जितनी भौतिक राशियां अपन पढ़ते जाएंगे, आगे विमा पढ़ेंगे तो उनके अंदर सारे फॉर्मूले आएंगे, तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो यानी जो मात्रक मूल मात्रक या जो राशियां मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की गई वो व्युत्पन्न राशियां, और इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाए, व्युत्पन्न मात्रक कहलाए।
अपना तीसरा है पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री पूरक राशियां या फिर पूरक मात्रक। पूरक मात्रक तो देखो पूरक राशियां कौन सी राशियां होंगी? वे राशियां जो न तो मूल राशियों में शामिल है न ही व्युत्पन्न राशियों में शामिल है। मैंने कहा इसके मात्रक होते हैं लेकिन विमा नहीं होती। अभी बच्चों आप विमा जानते नहीं हो, आगे पढ़ोगे आप विमा, है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं विमा ही बताने वाला हूँ। तो अब इनके बारे में पढ़े। देखो आप कौन जानते हो, मैंने कहा पहली जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है पूरक राशि है वह समतल कोण। समतल कोण आपने सभी ने देखा है, नहीं देखा तो देखो। इस तरह का क्या होता है? समतल कोण होता है ना। ये एंगल अपन मापते थे डी की सहायता से, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये समतल कोण ही होता है। ठीक है। अगर मैं इस पे एक चाप खींचूं ऐसे, है ना, एक वर्त बनाऊं, तो ये क्या कहलाएगी? अगर मैं ऐसा वर्त बनाऊं पूरा, तो इस वर्त का ये वाला भाग क्या कहलाएगा? तो कहोगे सर ये तो चाप हो गया, हम इसके चाप बोलते हैं। फिर ये क्या कहलाएगा? अगर पूरा वर्त बना लूँ, ये इसका केंद्र होगा तो ये, और ये क्या कहलाएगी? तो ये त्रिज्या हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो अब अगर देखो कोण का क्या सूत्र होता है? कोण बराबर है चाप बट्टा त्रिज्या। कोण का क्या सूत्र होता है? चाप बट्टा त्रिज्या। यानी कोण को अपन थीटा से लिख दें, चाप को हम एस से लिख लें और त्रिज्या को आर से लिख लें, तो थीटा इजिकल टू एस अपॉन आर हो गया। और इसका जो आंसर आएगा, इससे अपन निकाल सकते हैं एंगल, है ना, लेकिन जो आंसर आएगा वो बेटा रेडियन में होगा, क्योंकि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन, जिसको आरएडी लिखते हैं। ठीक है। यानी जो इस फॉर्मूले से जो यानी त्रिज्या अपन माप सकते हैं, कोई भी एंगल है, इस तरह का चाप डाला, है ना, चाप डाला, फिर इससे ये त्रिज्या हो जाएगी जो स्केल से आप आसानी से माप लोगे, है ना। चाप देख लिया। अब चाप और त्रिज्या की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप कोण की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं आएगा 45 डिग्री 30 डिग्री में नहीं आता है। किस में आएगा? रेडियन के अंदर उत्तर आएगा। मैं थोड़ा सा रेडियन को डिग्री में बदलना बता दूं। 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब पाई रेडियन कितना हो जाएगा बेटा? पाई रेडियन हो जाएगा 360/2 बराबर 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक। तो मैं कहूं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन का कोण होता है, तो क्या कैसे करोगे आप कहोगे सर इधर हम 1 डिग्री लिख देंगे और ये 180 है वो पाई के बट्टे में ले जाएंगे, पाई बटा 180 रेडियन आ गया। 1 डिग्री में कितना रेडियन आ गया? पाई बटा 180 रेडियन। अच्छा मैं बेटा आपको ऐसे पूछ लूँ कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ हम 1 रेडियन लिख लेंगे और इस पाई को इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 180 बटा पाई। यानी 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 बटा पाई डिग्री होते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14। ये वैल्यू रख लेना, आपको पता चल जाएगा 1 रेडियन में कितने डिग्री का एंगल होता है। अच्छा इसका दूसरा जो पूरक राशि है वो ठोस कोण है। देखो ये नई चीज है आपके पास, सॉलिड एंगल, ठोस कोण। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ये एरिया 3D के अंदर सोचना इसको, है ना, कोई स्फीयर है, उस स्फीयर का ये वाला भाग, इतना भाग मैंने काट लिया, और ये जो सेंटर पर जितना कोण एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाता है? वो सॉलिड एंगल कहलाता है। जैसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ जो एंगल बना उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? ठोस कोण बोलते हैं। और ठोस कोण को हम ओम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं अपन? अब ये छोटा पार्ट है, इसको डेल्टा ओम या डी ओम लिख दें। ओके। ये जो अब इसका फॉर्मूला, ठोस कोण का सूत्र याद रखना, ठोस कोण बराबर क्या होता है? ठोस कोण इज इक्वल टू होता है, इसकी मान लो ये जो स्फीयर था, एक गोला था, गोले की जो त्रिज्या है, यानी इससे जो दूरियां हैं ये सारी की सारी क्या कहलाती है? इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि ये 3D के अंदर सोचोगे तो इस तरह से रखा हुआ है, और ये वाला जो भाग है वो मैंने थोड़ा सा भाग इसका काटा है, और ये जो सेंटर पे कोण बना रहा है, तो ठोस कोण इज इक्वल टू ये इनकी त्रिज्याएं होंगी सारी।
अरे इसको बिल्कुल ऐसे सोचो, तो ये जो नीचे वाली साइड है वो बिल्कुल एकदम से एक समान एक दूसरे के समांतर नहीं रहेगी क्या? अगर मैं इसको ऐसे उठाऊंगा तो ये जो नीचे साइड करी है वो सामने, और ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ठोस कोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। अब मैं कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं बेटा? मैं ये वाला जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग है, इसकी बात कर रहा हूं। तो ठोस कोण जो डी ओम से अपन डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होगा ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, जिसको लिखते हैं एस आर, ठीक है। तो ये ठोस कोण हो गया। अब ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है कि बताइए कोई स्फीयर है, कोई गोला है, स्फीयर का मतलब गोला है, एक गोले के द्वारा उसके केंद्र पर कितने डिग्री का ठोस कोण बनता है? तो बेटा फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओम बराबर, छोटा कोण था इसलिए डी ओम लिखा, पूरा कोण, पूरे गोले का कोण मैंने ओम लिख दिया। ओम बराबर क्या लिखा आपने? एरिया अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। अब किसका? एक गोले के केंद्र पर, क्या निकाल रहे हैं हम? गोले के केंद्र पर ठोस कोण देख रहे हैं, गोले के केंद्र पर ठोस कोण। तो ओम इजिकल टू एरिया अपॉन इसकी त्रिज्या का स्क्वायर। अब गोले की त्रिज्या आप जानते हो, उसके केंद्र से उसकी जो सतह है उस तक की दूरी। अब मुझे ये बताओ आप कि गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो कहोगे सर इसका तो याद है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल का सूत्र, बटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओम इजिकल टू 4 पाई। देखो बेटा, एक पूरे गोले के कारण उसके केंद्र पर जो ठोस कोण बनता है वो 4 पाई रेडियन का बनता है। अगर इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करोगे डियर, तो देखो अभी लिखा मैंने 2 पाई में 360 डिग्री होते हैं, तो 4 पाई में 720 डिग्री, यानी डिग्री के अंदर देखोगे तो 720 डिग्री का एंगल बनता है, 720 डिग्री का ठोस कोण बनता है। समझ गए आप?